हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड मॉड्यूल जो कि है थायरिस्टर रेक्टिफायर। इसमें इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज थायरिस्टर रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। सिंगल फेज हाफ वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थायरिस्टर रेक्टिफायर होता क्या है। थायरिस्टर रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसमें थायरिस्टर इसलिए यूज किया जाता है कि ताकि ये जो रेक्टिफिकेशन हो कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन हो। इसमें हम लोग डायोड का भी यूज कर सकते हैं, आईजीबीटी का पावर ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें जनरली थायरिस्टर रेक्टिफायर का यूज किया जाता है ताकि ये कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन हो इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली थायरिस्टर रेक्टिफायर है। ये बहुत सारे टाइप्स का होता है जैसे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड, RL लोड एंड RLE लोड के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ आर लोड से। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाँ वेव रेक्टिफायर है, तो जो AC इनपुट होता है इसमें क्या होता है कि जो थायरिस्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो AC का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसी पे वो कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, और इस तरीके से ये कन्वर्ट करता है AC को DC में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आर लोड से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को या फिर स्टेप अप करता है, जैसे भी हम लोग को जरूरत होती है, जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उतना वोल्टेज यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ये सप्लाई है, ये AC सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है थायरिस्टर है और ये बेसिकली एक आर लोड है। ठीक, यहाँ पे जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा, ये जो होगा IL होगा यहाँ पे, या फिर IO आउटपुट करंट या फिर लोड करंट। ठीक है, और ये जो हो जाएगा थायरिस्टर है और यहाँ पे जो थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा VT। तो ये बेसिकली सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। जब AC का पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि जो थायरिस्टर होगा इस कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस में होगा। ठीक है, और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो यहाँ ये जो थायरिस्टर होगा वो रिवर्स बाइज में आ जाएगा और इस कंडीशन में जो होगा वो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो थायरिस्टर रेक्टिफायर होता है वो वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही। क्या होता है कि वो कंडक्ट करता है थायरिस्टर और वो कन्वर्ट करता है और आउटपुट में करंट फ्लो होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग है। इसको हम लोग वेव फॉर्म से समझते हैं। इसमें ये बेसिकली वर्किंग है। इसमें क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो थायरिस्टर जो होता है वो कंडक्ट करता है। कंडक्ट तब करता है जब हम लोग गेट पल्स अप्लाई करते हैं। गेट पल्स जब तक अप्लाई नहीं करते हैं तब तक थायरिस्टर जो होता है वो कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब निगेटिव साइकिल होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि थायरिस्टर जो होता है रिवर्स बायस के कंडीशन में आ जाता है। ठीक, और उस कंडीशन में जो थायरिस्टर होता है वो कंडक्ट नहीं करता है और आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। यहाँ पे हम लोग वेवफॉर्म से समझ सकते हैं कि ये जो है वो सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, इनपुट सप्लाई हम लोग देते हैं AC के फॉर्म में। ये जो है गेट पल्स है। ठीक है, गेट पल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हर
जो एक साइकिल के बाद हम लोग क्या करते हैं, गेट पल्स सप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, थायरिस्टर ऑन होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस टाइम पे थायरिस्टर कंडक्ट करता है, लेकिन कंडक्ट तब करता है जब हम लोग गेट पल्स अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, गेट पल्स अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो होगा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब जब थायरिस्टर में सप्लाई दिया जाता है तो 3 जंक्शन होते हैं उसमें, एक सेकंड, 3 जंक्शन होते हैं, एक पी होता है एन पी एन, ठीक है, पी एन, ठीक है। तो यहाँ पे J1 होता है, J2 होता है और J3 होता है। ठीक है, जब हम लोग सप्लाई देते हैं तब क्या होता है, J1 और J2 जो होता है फॉरवर्ड वाइज में होता है, लेकिन J1 और J3 जो होता है फॉरवर्ड वाइज में होता है, लेकिन जो J2 होता है वो रिवर्स वाइज में होता है, और इसी की वजह से करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। जब हम लोग सप्लाई देते हैं, गेट पर सप्लाई करते हैं, तब क्या होता है कि जो थायरिस्टर होता है वो कंडक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, गेट पल्स है, गेट पल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये इसका वेव फॉर्म है। ये जो है, जब हम लोग गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग गेट पल्स अप्लाई नहीं करते हैं तो आउटपुट के क्रॉस जो आउटपुट है, आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर जो होता है वो कंडक्ट करता है, और कंडक्ट करने की वजह से जो आर लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अपीयर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। फिर जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये निगेटिव हाफ साइकिल है, उस कंडीशन में क्या होता है कि थायरिस्टर जो होता है वो रिवर्स वाइज में आ जाता है, क्योंकि J1 और J3 जंक्शन, दोनों जंक्शन जो होता है वो रिवर्स वाइज पे आ जाता है, और इसकी वजह से करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। और उसके वजह से क्या होता है कि जो आउटपुट है, आउटपुट जो वोल्टेज है वो 0 हो जाता है, जो लोड है उसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, और फिर देन पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये रिपीट होता है साइकिल। वैसे ही अगर हम लोग आउटपुट करंट की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट करंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक हम लोग थायरिस्टर जब कंडक्ट नहीं होता है, जब तक गेट पल्स हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, उस कंडीशन तक जो करंट होता है वो फ्लो नहीं होता है लोड के क्रॉस। लेकिन जैसे ही गेट पल्स यहाँ पे अप्लाई होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि करंट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वैसे ही रिवर्स वाइज कंडीशन में क्या होता है कि रिवर्स वाइज कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है, और उसके बाद फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो वैसे ही साइकिल इस तरीके से रिपीट होता है। ये जो है वो बेसिकली है वो जो थायरिस्टर है उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। स्टार्टिंग में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें थायरिस्टर के क्रॉस, लेकिन जैसे ही हम लोग गेट पर सप्लाई करते हैं इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0 हो जाता है। ठीक, फिर निगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर होता है वो कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो निगेटिव में होता है, कुछ उसका वैल्यू होता है। देन फिर उसके बाद जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है वो रिपीट करता है साइकिल, जैसे इस तरीका से यहाँ पे भी रिपीट करता है। जैसे ही फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे जैसे साइकिल रिपीट होता है वैसे ही इसका वेवफॉर्म जो होता है वो रिपीट होते जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो वेवफॉर्म है सिंगल फेज हाफ वेव विथ आर लोड का। ठीक, अब हम लोग इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/ω। ठीक है, तो यहाँ से T से क्या है, टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे W/ω। अगर ओमेगा जो है वो क्या होता है 2πf। ठीक है, यहाँ वेव क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा π/2πf, तो पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2f। ठीक, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VO एवरेज क्या हो जाएगा 1/2π इंटीग्रेशन 0 to अल्फा टू क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा टू पाई VM sin ω/t dω/t। ठीक है, तो यहाँ को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, जो आउटपुट वोल्टेज होगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो क्या हो जाएगा VM/2π × 1 + cos
अल्फा, ठीक। एवरेज लोड करंट की बात करें तो एवरेज लोड करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन आर होगा। करंट का क्या होता है फॉर्मूला, V अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज लोड करंट इक्वल टू जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो अपॉन आर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, जो VO का वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा। अब बात करते हैं RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज का। तो RMS वैल्यू क्या होता है, रूट लगा देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओमेगा टू अल्फा VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमारा जो वैल्यू आएगा VRMS का वो हो जाएगा VM अपॉन 2 रूट पाई, उसके बाद अंडर रूट पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा, ठीक है। तो ये VRMS का वैल्यू, जो आउटपुट वोल्टेज का जो RMS वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। RMS आउटपुट करंट क्या होगा, V अपॉन आर। आई का वैल्यू क्या होता है, आई का फॉर्मूला V अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VORMS अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग VORMS मीन्स की जो RMS वोल्टेज है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो IO का वैल्यू होगा, IORMS मीन्स आउटपुट करंट, जो कि RMS आउटपुट करंट है उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पावर डिलीवर टू रेजिस्टिव लोड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RMS लोड वोल्टेज इंटू RMS लोड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो, या फिर हमारा जो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VORMS इंटू IORMS, ठीक है। RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट, आउटपुट करंट, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे PIO स्क्वायर आर, मतलब क्या आउटपुट करंट का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई इंटू रूट अंडर पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट पावर फैक्टर का वैल्यू है। अब हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि सर्किट जो होता है वो इसका सिंपल होता है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है सिंपल होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक थायरिस्टर लगा होता है, सप्लाई और एक लोड होता है, बस इसका यही सर्किट होता है। इसीलिए इसका सर्किट जो होता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, कॉस्ट जो होता है वो भी बहुत कम होता है और इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इसके इफिशियंसी की बात करें तो इसका एफिशिएंसी जो होता है वो लो होता है, एक डिसएडवांटेज है। इसका रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो लो होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यूटिलाइज हो पाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को तो वो कन्वर्ट ही नहीं करता, क्योंकि उस कंडीशन में जो थायरिस्टर होता है वो रिवर्स वाइज में चला जाता है, जिसकी वजह से थायरिस्टर कंडक्ट ही नहीं कर पाता है। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो मोटर ड्राइव्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, कंट्रोल्ड पावर सप्लाई, बैटरी चार्जिंग, रिएक्टर कंट्रोल, ये सारा इसका एप्लीकेशन है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब हम बात करते हैं विथ RL लोड का, ठीक है। रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों हो उस कंडीशन में कैसा वर्क करेगा ये। इसमें क्या होता है कि जब जो लोड होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग प्योरली रेजिस्टिव लोड की बात कर रहे थे तो लोड जो होता था सिर्फ और सिर्फ उसमें रजिस्टर ही होता था, रेजिस्टिव लोड ही होता था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड बोथ का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंडक्टर भी होता है, रजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डिफरेंट सिचुएशन हो जाता है, जब रेजिस्टिव लोड और जो प्योरली रेजिस्टिव लोड होता है और जो रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड दोनों होता है, उस कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे अब उसी के बारे में। तो अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिमिलर ही होता है, सिर्फ और सिर्फ लोड में क्या होता है, एक इंडक्टर भी होता है, ठीक है, एक इंडक्टिव लोड भी होता है यहाँ पे, बस यही एक डिफरेंस होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका वर्किंग जो होता है वो सिमिलर ही होता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो
थायरिस्टर होता है वो कंडक्ट करता है, और निगेटिव हाफ साइकिल में जो होता है वो थायरिस्टर जो होता है वो रिवर्स में चला जाता है और कंडक्ट नहीं करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होता है उस कंडीशन में वर्क करता है, लेकिन तब जब गेट जो होता है, जो गेट पल्स होता है वो अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ही वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसके वेव फॉर्म की। इसका वर्किंग सिमिलर ही होता है। वेव फॉर्म इसका क्या होता है कि ये जो है वो VS का है, जब सोर्स वोल्टेज जब दिया जाता है तो ये AC वोल्टेज दिया जाता है इसमें, तो ये बेसिकली इसका वेव फॉर्म है। जब हम गेट पल्स अप्लाई करते हैं तब क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जब तक हम लोग गेट पल्स अप्लाई नहीं किए जाते हैं उस टाइम तक तो क्या होता है कि इसमें कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं होता है लोड के क्रॉस। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो अपीयर होता है, और इस तरीके से इसका वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब निगेटिव हाफ साइकिल होता है तो निगेटिव हाफ साइकिल में उसका जो वैल्यू होता है, जो वोल्टेज होता है लोड के क्रॉस, वो 0 नहीं होता है, क्योंकि इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या होता है कि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, और इंडक्टर की वजह से क्या होता है कि इसका जो वोल्टेज होता है वो फिर अपीयर होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है कि निगेटिव हाफ साइकिल में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 0 हो जाता है। फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैसे ही जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा होता है उस टाइम पे 0 होता है उसका वैल्यू, और थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वोल्टेज अपीयर होता है लोड के क्रॉस। ठीक है, तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं करंट की, तो आउटपुट करंट का क्या होगा कि स्टार्टिंग में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट जो होगा लोड के क्रॉस फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा लोड करंट का वैल्यू। उसके बाद जैसे ही गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर कंडक्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो आउटपुट करंट होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोड करंट होता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो जाता है और निगेटिव हाफ साइकिल जब स्टार्ट होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि लोड करंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, क्योंकि उसमें इंडक्टर लगा होता है, और इंडक्टर की वजह से कुछ एनर्जी स्टोर होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि करंट जो होता है वो 0 नहीं होता है, फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम तक करंट फ्लो होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद निगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता है, और कंडक्ट नहीं करता है तो इसका जो लोड करंट है उसका वैल्यू, जो आउटपुट करंट है उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैसे ही रिपीट करता है। वैसे ही जो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है उस कंडीशन में क्या होता है कि जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा होता उस कंडीशन में जो थायरिस्टर के क्रॉस होता है वोल्टेज जो होता है वो अपीयर होता है, कुछ वैल्यू होता है। देन जब थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा होता है उस टाइम जो थायरिस्टर वोल्टेज होता है वो 0 होता है। ठीक है, फिर निगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता है और उसका कुछ वैल्यू होता है वोल्टेज जो होता है थायरिस्टर के क्रॉस। फिर देन पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर वैसे ही साइकिल जो होता है वो रिपीट होते रहता है। तो ये इसका वेव फॉर्म है जब RL लोड होता है। ठीक है, जब थायरिस्टर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में RL लोड होता है, कनेक्टेड होता है, उस कंडीशन में जो वेव फॉर्म होता है कुछ उसमें डिफरेंस होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो 0 नहीं होता है निगेटिव हाफ साइकिल कंडीशन में, बल्कि कुछ क्योंकि इंडक्टर लगा होता है, इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ उसका वैल्यू होता है आउटपुट के क्रॉस। वैसे ही जो करंट होता है, आउटपुट करंट होता है, वो भी 0 नहीं होता है निगेटिव हाफ साइकिल में, कुछ टाइम तक करंट फ्लो होता है, देन उसके बाद 0 होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जब हम लोग प्योरली रेजिस्टिव और जब इंडक्टिव और जो रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव लोड दोनों कनेक्ट करते हैं तब का। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैलकुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज आउटपुट जो वोल्टेज होगा कैलकुलेशन का। ठीक है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे V इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा। ठीक है, Vm sin ओमेगा t
डी ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हम लोग को, Vm अपॉन 2 पाई इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। एवरेज लोड करंट क्या होगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VO का जो वैल्यू है, मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है उसका जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमको जो करंट का वैल्यू मिलेगा, लोड करंट का वैल्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, Vm अपॉन 2 पाई आर इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट क्या होगा, यहाँ पे रूट अंडर 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू क्या हो जाएगा लोड वोल्टेज का, Vm अपॉन 2 रूट पाई रूट अंडर बी माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है, RMS वैल्यू क्या होगा लोड करंट का, यहाँ पे पुट कर देंगे RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट का, Vm का वैल्यू पुट कर देंगे, जो RMS जो वैल्यू है लोड वोल्टेज का वो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट का वो आ जाएगा Vm अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस WL का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, जहाँ पे 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स WL अपॉन ओमेगा L अपॉन R। ठीक है, तो ये लोड करंट और लोड वोल्टेज का वैल्यू है, RMS वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज का। ठीक, अब हम बात करते हैं जब RLE तीनों लोड कनेक्ट हो, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो, रेजिस्टिव लोड भी हो, इंडक्टिव लोड हो और साथ ही साथ एक बैटरी भी कनेक्ट हो। उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा, सप्लाई वोल्टेज है और थायरिस्टर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज हाफ वेव विथ RLE लोड का। यहाँ पे जो बैटरी जो कनेक्ट है वो इस तरीके से कनेक्ट है कि जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बाइस में होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली RLE लोड का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसके वेव फॉर्म की बात करें तो ये सोर्स वोल्टेज का वेव फॉर्म है जो कि AC इनपुट है, और ये गेट पल्स से जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 नहीं होता है, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी कनेक्ट है। ठीक है, तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 नहीं होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है उसके वजह से। देन जब गेट पर सप्लाई किया जाता है तो जो थायरिस्टर होता है कंडक्ट करता है, और कंडक्ट करने की वजह से क्या होता है कि सेम जैसे पहले उसका वेव फॉर्म होता था वैसे ही होगा। और फिर इंडक्टर भी कनेक्ट है इसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि निगेटिव साइकिल में भी कुछ टाइम तक करंट इसमें फ्लो होगा। देन फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में देन फिर क्या होगा कि जब थायरिस्टर जो होता है वो रिवर्स बाइस में होगा तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है। तो ये इस तरीके से इसका वेव फॉर्म होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि बैटरी कनेक्ट है, उसके वजह से वोल्टेज कुछ होगा वहाँ पे लोड के क्रॉस, तो यहाँ पे 0 इसका वैल्यू नहीं होगा। देन जब गेट पर सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो थायरिस्टर होता है कंडक्ट करता है, उसके वजह से क्या होगा कि जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो अपीयर होगा। देन उसके बाद फिर इंडक्टर कनेक्ट है, इंडक्टर भी उसमें कनेक्ट है, उसकी वजह से जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उसमें कुछ करंट कुछ जो वोल्टेज है वो अपीयर होगा। देन फिर रिवर्स बाइस के कंडीशन में क्या होता है कि थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन चूंकि आउटपुट वोल्टेज है तो आउटपुट में क्या है कि बैटरी भी कनेक्ट है, उसकी वजह से जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 नहीं होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये इसका वेव फॉर्म है आउटपुट वोल्टेज का। ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में साइकिल जो होगा वो रिपीट करेगा उसी तरीके से। लेकिन आउटपुट करंट का क्या होगा, आउटपुट करंट में क्या होगा कि स्टार्टिंग में करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक, और
जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, जब गेट को सप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आउटपुट में करंट फ्लो होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो IO का वैल्यू होगा, मीन्स आउटपुट करंट का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा, ड्यू टू इंडक्टर कुछ वैल्यू होगा, फिर देन उस कुछ टाइम तक करंट उसमें फ्लो होगा, फिर उसके बाद जो आउटपुट करंट होगा उसका वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, फिर वैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो साइकिल रिपीट होगा। वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू कुछ इस तरीका से होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा थायरिस्टर के अक्रॉस वो निगेटिव से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें एक बैटरी में कनेक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा, जो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ उसका वोल्टेज होगा निगेटिव में भी। ठीक, उसके बाद जब थायरिस्टर कंडक्ट करने लगेगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। फिर जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा थायरिस्टर के अक्रॉस वो कुछ उसका वैल्यू होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये वेव फॉर्म है जब RLE लोड कनेक्ट हो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा VS का वो क्या है, VM sin ओमेगा टी, क्योंकि ये चूंकि AC इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VM sin ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो RIO प्लस LD/dt प्लस E। ठीक है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट करंट जो होगा वो बेसिकली जो करंट जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे IS1 प्लस IS2, जहाँ पे IS1 जो होगा वो करंट ड्यू टू AC सोर्स है और IS2 जो है वो करंट ड्यू टू बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे IS1 क्या हो जाएगा VM/2 साइन ओमेगा टी माइनस 5, IS2 क्या हो जाएगा माइनस E/R। ठीक है, जो इम्पिडेंस क्या होगा यहाँ पे, इम्पिडेंस जो होता है वो क्या होता है √R² प्लस X² है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिएंट कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा AE⁻⁻ R/L T। टोटल आउटपुट करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा IO = IS1 प्लस IS2। ठीक है, करंट ड्यू टू AC सोर्स एंड करंट ड्यू टू जो बैटरी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू जो होगा आउटपुट करंट का वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जब RLE लोड तीनों लोड कनेक्ट हो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरीका से होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है वो R लोड के साथ कैसे इसका वेव फॉर्म होता है, कैसे वर्क करता है, RL लोड के साथ कैसे वर्क करता है एंड RLE लोड के साथ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।